हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जैसे कि कल हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में रिपोर्टर इंडाइसेस से शुरू किए थे अपना लेक्चर, और हमने रिपोर्टर इंडाइसेस पर पहला लेक्चर अपलोड किया था। उसी सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम पिछले एक साल का ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में ज्योग्राफी का वेटेज अगर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को भी इंक्लूड कर दें तो बहुत ज़्यादा, लगभग 35%, 30 to 35% तक वेटेज रहता है प्री में भी और मेंस में भी। तो हम इससे उसी क्रम में आज से ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं, और ज्योग्राफी का करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का भी करंट अफेयर्स आपको पिछले एक साल का कवर कराएंगे। और ये सारा करंट अफेयर्स हम 30 सितंबर तक 100% कवर कर देंगे। तो आज हमारे दो लेक्चर आएंगे, एक ज्योग्राफी करंट अफेयर्स की सीरीज पर और रिपोर्ट और इंडाइसेस पर अगला लेक्चर पार्ट 2 आएगा, और ये हमारा पार्ट 1 है ज्योग्राफी का। तो आज के लेक्चर में हमें मेनली ये टॉपिक देखने हैं। खोलोंगचू प्रोजेक्ट जो कि भूटान में है, भाषण 4 आइलैंड जो कि बांग्लादेश में है, जो और रोहिंग्या इशू की वजह से न्यूज़ में रहा था, और आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच प्रोजेक्ट है, अभी हाल ही में डेवलप हुआ है पिछले साल। फिर है नागोर्नो काराबाख रीजन, इसका आप सभी ने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो डिस्प्यूटेड एरिया है और सेंट्रल एशिया का एरिया है। और आपको पता ही होगा कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट रीजन है जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन जरूर यूपीएससी पुटअप करती है हर साल एग्जाम में। फिर है काकरापाल एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, गुजरात का है ये, इसके बारे में देखेंगे हम। गैलापागोस आइलैंड्स, ये देखेंगे हम इक्वेडोर के पास। तो ये सारी न्यूज़ हमारे आज के लेक्चर में रहेगी। तो पहला हमारा लेक्चर होगा खोलोंगचू परियोजना। ये भारत और भूटान के बीच परियोजना है। ये हाइड्रो पावर परियोजना है, यानी कि जल विद्युत परियोजना। 600 मेगावाट की परियोजना है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये। तो ये आपसे स्टेटमेंट वाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर देंगे। और कल के लेक्चर की पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दी है। जिसने डाउनलोड नहीं की हो वो डाउनलोड आप में से कर सकते हैं। तो ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, और पूर्वी भूटान में त्यांगसे जिले में खोलोंगचू नदी के निचले मार्ग पर, यानी कि लोअर खोलोंगचू नदी पर स्थित है। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा, और भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ये संयुक्त उद्यम कंपनी है। कौन कौन सी? भारत के सतलज जल विद्युत निगम और भूटान का ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। इसमें फंडिंग भी देखेंगे हम। ये पिछले 30 वर्षों में कुल 2100 मेगावाट की क्षमता वाली 4 परियोजनाओं का हिस्सा है, जो पिछले 30 वर्षों में भारत की 1990 के बाद से जो भूटान के साथ परियोजनाएं डेवलप हुई हैं, उन 4 परियोजनाओं में से ये चौथी परियोजना है। इसमें से कुछ परियोजना क्या कौन कौन सी है? एक तो है मांगदेचू का आपने अक्सर नाम सुनते होंगे न्यूज़ में। मांगदेचू परियोजना ये 720 मेगावाट की परियोजना है भारत और भूटान के बीच। और दूसरी है 1200 मेगावाट की पुनांगसू 1 और 1020 मेगावाट की पुनांगसू 2। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, इसका उच्चारण जैसे भी हो। और ये चौथी परियोजना है खोलोंगचू परियोजना। तो ये टोटल 2100 मेगावाट की क्षमता वाली 4 परियोजनाएं हैं। भूटान को 2020 तक कुल 10,000 मेगावाट स्थापित क्षमता बनाने में मदद करने की भारत की प्रतिबद्धता का ये एक भाग के रूप में बनाया जा रहा है। तो इस परियोजना में खास क्या है? ये कम विकसित पूर्वी क्षेत्र, जो कि भूटान का जो एरिया है वो, उसमें पूर्वी रीजन जो है, जो इसका ईस्टर्न रीजन है, ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जो चाइना के बॉर्डर से, यानी कि तिब्बत के बॉर्डर से लगता है, तिब्बत और हमारे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगता है। तो ये परियोजना इस कम विकसित क्षेत्र को गति प्रदान करेगी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और भारत भूटान जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है 50-50% वित्त पोषण की सहायता से किया जा रहा है। यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का शेयर रहता है हमारे इंडिया में। तो उसी तरीके से, उसी आधार पर ये भारत और भूटान के बीच 50-50%, इसमें 50-50% का क्या है? वित्त पोषण का शेयर है। अगली न्यूज़ है हमारी भाषण 4 आइलैंड। ये पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि म्यांमार से जो आए हुए रोहिंग्या माइग्रेंट्स थे, रोहिंग्या जो थे, उन्होंने आकर यहाँ पर बसावट शुरू की थी भाषण 4 आइलैंड पे, जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन में बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये बांग्लादेश की टेरिटरी के अंतर्गत आता है। ये भाषण 4 आइलैंड पर बसे रोहिंग्याओं को
हटाया नहीं जाएगा, ऐसा कोई डिक्लेरेशन, ऐसी कुछ घोषणा ऑफिशियली की गई थी बांग्लादेश के द्वारा। इसे 4 पिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसे 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है, भाषण 4 आइलैंड को। बांग्लादेश का एक द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और द्वीप का निर्माण 2006 में हिमालयन गाद से हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिमालय से आने वाली कई नदियों का यहाँ ड्रेनेज होता है, जैसे कि गंगा नदी का होता है, आपका ब्रह्मपुत्र का होता है, आपका इसी तरह से तिस्ता नदी का होता है, तिस्ता रिवर जो आती है, इन सारी नदियों का कि यहाँ गाद से बनी हुई ये आइलैंड है। ये 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। अगला है हमारा, अगली न्यूज हमारी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, नागोर्नो काराबाख रीजन। ये क्या है? ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष का ये एरिया है। यानी कि ये जो एरिया है, जो बॉर्डर है आर्मेनिया और अजरबैजान का, ये देखिए यहाँ जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये भी अजरबैजान का रीजन है। तो इसमें जो ये आपका कलरफुल रीजन जो दिख रहा है, ये नगोर्नो काराबाख का रीजन है। ये आता, तो अगर इसको टेरिटरी वाइज देखें तो ये अजरबैजान के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र जो आता है ये अजरबैजान के अंतर्गत आता है और इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी अजरबैजान के हिस्से के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएन भी इसी को अजरबैजान का ही पार्ट मानता है। लेकिन ये एथनिसिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के एतबार से अगर संदर्भ में देखा जाए तो ये आर्मेनिया के ज्यादा, इसमें कल्चरल एथनिसिटी आर्मेनिया के लोगों की ज्यादा इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू रहता है लैंड बॉर्डर को लेकर। इसकी स्थिति क्या है? दक्षिणी काकेशस में काराबाख पर्वत श्रृंखला के भीतर ये एक भू आबाद यानी कि लैंड लॉक्ड एरिया है, अजरबैजान के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अब इसमें डिस्प्यूट क्या है? ये नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये देखिए आर्टक गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ आर्टक, यानी कि ये जो रीजन है हमने जिसकी बात की है अभी, नागोर्नो काराबाख रीजन, ये एक ऑटोनोमस रीजन है अजरबैजान के अंतर्गत, यानी कि इसको स्वायत्ता दे रखी है अजरबैजान ने। और यहाँ पर क्या माना जाता है? आर्टक गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ आर्टक माना जाता है। ये आर्टक कौन है? ये आर्मेनियाई जातीय बहुमत वाला स्वतंत्र राज्य है। यानी कि ये यहाँ पर जो एथनिसिटी पाई जाती है, यानी कि यहाँ की जो कम्युनिटी है वो कल्चरल एस्पेक्ट से आर्मेनिया से ज्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए वो यहाँ से अलग अलग होने की, अलग कंट्री बनने की डिमांड करते हैं। अगली न्यूज है हमारी आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। आजाद पट्टन किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारी? क्योंकि ये पाकिस्तान की परियोजना है और पाकिस्तान इसको चाइना के साथ, चीन के साथ मिलकर इसको डेवलप कर रहा है। अभी हाल ही में आजाद पट्टन परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच। ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, क्यों? इसीलिए यह हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी पर बन रही है और ये क्या है? 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। तो आपके लिए ये 4-5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये किसके बीच परियोजना है? ये पाकिस्तान और चाइना के बीच की परियोजना है और हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, उसमें बनाई जा रही है। झेलम नदी के किनारे स्थित है, 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के अंतर्गत पाकिस्तान के एरिया में चाइना की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना है। अब इसमें अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान और चाइना के बीच जो अन्य परियोजनाएं पाक चाइना के बीच वो कौन कौन सी है? एक तो है कोहाला जल विद्युत परियोजना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी। ये भी झेलम नदी के किनारे जल विद्युत परियोजना है, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और दूसरी है डायमार भाषा डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी पाकिस्तान में सिंधु नदी पर, यानी कि झेलम के ऊपर कौन सी है? अगर झेलम के और नॉर्थ में आप जाएंगे तो यहाँ पर सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी पर बनाई गई खैबर पख्तूनवा रीजन में कोहिस्तान जिले में गिलगित बाल्तिस्तान के डायमर जिले के बीच स्थित है। कोहिस्तान और बालिस्तान में के बीच स्थित है। इसे भी चीन की मदद से बनाया जा रहा है। तो अब झेलम नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। झेलम नदी पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में से बयास, चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज में से एक नदी है। सबसे पश्चिमी है, यानी कि ये सिंधु की सहायक नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। उत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में बहती है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में और ईस्टर्न पाकिस्तान में। चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये झेलम है, फिर ये चिनाब है, ये चिनाब की सहायक नदी है। इसी तरह झेलम, चिनाब, रावी आती है, रावी भी चिनाब की सहायक नदी है। इसके बाद बयास आती है, बयास सतलज की सहायक नदी है। और झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी झेलम नदी के बारे में। अगली न्यूज है हमारी काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। ये गुजरात में काकरापार परमाणु, आपको पता ही होगा कि काकरापार एक न्यूक्लियर संयंत्र परियोजना है जो कहां पर स्थित है? आपके गुजरात में। तो आपको सारे न्यूक्लियर प्लांट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन सा कहां पर स्थित है। जितने भी न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में है, जैसे कि मुंबई में है आपका, चेन्नई तमिलनाडु में है, इसी तरह के जितने भी प्लांट है वो आपको पता होना चाहिए।
इसमें क्या है, ये 700 मेगावाट की विद्युत इकाई है। ये दाबित भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण है। यानी कि ये अब तक ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से बना हुआ ये सबसे बड़ा स्वदेशी इंडिजीनियस संस्करण है, वर्जन है। ये इससे पहले भारत के पहले 700 मेगावाट रिएक्टर का संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पैमाने का प्रतीक ये बताया जा रहा है। इसमें थर्मल मार्जन से, इसकी मदद से इसमें परमाणु बिजली का उत्पादन होगा। इसका तात्पर्य उस सीमा से होता है, देखिए थर्मल मार्जन उसे कहा जाता है जिससे रिएक्टर का ऑपरेटिंग तापमान उसके अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान के नीचे रहता है। ये भारत की विस्तार योजना का सबसे बड़ा घटक है। 2031 तक मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,700 मेगावाट को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाना है। भारत का जो लक्ष्य है वो 2030-31 तक जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी जो कैपेसिटी है उसको 6,700 मेगावाट, जो अभी की हमारी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 6,080 मेगावाट, इससे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। पहला होता है क्रिटिकलिटी, इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, क्रिटिकलिटी। ये रिएक्टर की सामान्य परिचालन स्थिति जिसमें परमाणु ईंधन और विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखा जाता है, उसे ही रिएक्टर क्रिटिकलिटी कहते हैं। एक रिएक्टर क्रिटिकलिटी तब प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना प्रतिक्रियाओं की सतत श्रृंखला यानी कि सस्टेनेबल यानी कि कंटिन्यूअस एक सीरीज बनाती है और पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन जारी करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर क्रिटिकलिटी। दूसरा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये एक परमाणु रिएक्टर होता है जो प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी पानी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O को क्या करता है, शीतलक के रूप में और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में उपयोग करता है। अगला टर्म है परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का केंद्रक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में और आमतौर पर कुछ उत्पादों में कणों में विभाजित हो जाता है, उसे ही परमाणु फिजन कहते हैं। और एक होता है फ्यूजन। ये क्या होता है, परमाणु संलयन। ये संलयन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ मर्ज किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे जो क्रिया परमाणु फ्यूजन जो होता है, संलयन की क्रिया काय में पाई जाती है, सूर्य में पाई जाती है। जितने भी स्टार्स हैं उसमें परमाणु संलयन की क्रिया पाई जाती है, इसीलिए उसमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगली न्यूज़ है हमारी नाग नदी से रिलेटेड। देखिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से लगातार यूपीएससी प्री में फोकस कर रही है। जैसे कि ब्लैक सी पर एक बार क्वेश्चन पूछा था अभी 2-3 साल पहले, क्योंकि ब्लैक सी का एरिया कम हो रहा है, यानी कि ब्लैक सी का जल जो है सूख रहा है, इस वजह से वो न्यूज़ में था। इसी तरह ईरान की एक नदी है, ईरान का एक लेक है, वो भी सूख रही है, वो भी उस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। तो अब ये नाग नदी के बारे में भी पूछे जाने की संभावना है अभी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है। नाग नदी को बेहद प्रदूषित बताया गया है। अब इस नाग नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये नागपुर शहर का नाम नाग नदी पर पड़ा है, यानी कि नागपुर शहर से महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है वहां से होकर बहती है नाग नदी। इसका उद्गम कहाँ है, नाग नदी पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है, यानी कि अंबाझरी लेक से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पीली रिवर, येलो रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। समापन बिंदु कहाँ खत्म होती है, ये कान्हा नदी के साथ संगम बनाती हुई खत्म हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। 1978 में समापन बिंदु इसका कहां पर है, कान्हा नदी के साथ। तो अगली न्यूज़ है हमारी, यमुना नदी में अमोनिया का उच्च स्तर, हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया इन द यमुना रिवर। तो यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चलने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने जल उत्पादन क्षमता में 25% की कमी की है। देखिए अमोनिया का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली से जो आपकी यमुना नदी बहती है तो उसमें अमोनिया का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया गया है। अब कुछ अमोनिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि जनरल साइंस से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। ये एक रंगहीन गैस है। उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंग और अन्य उत्पादों के उत्पादन में औद्योगिक रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं। जलीय रूप से इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये अकार्बनिक यौगिक में तीखी गंध रखता है। अगर अकार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है तो इसमें तीखी गंध होती है, अदरवाइज ये एक रंगहीन गैस होती है। अब अमोनिया कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के टूटने से पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका वो जब टूटते हैं, यानी कि उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज की होते हैं, तो उससे अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ये हवा से हल्की होती है।
अमोनिया को स्वीकार्य स्तर पर यदि पानी में अमोनिया की सांद्रता कंसंट्रेशन 1 ppm से कम है तो ही इसे पीने लायक पानी माना जाता है। अदरवाइज अगर पानी के अंदर 1 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन अमोनिया का पाया जाता है तो उसे मनुष्यों और मछलियों के लिए विषैला माना जाता है। तो मनुष्यों में 1 ppm या उससे अधिक अमोनिया के स्तर वाले पानी के लंबे समय तक अंतर्ग्रहण से आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है और ये कार्सोजेनिक भी होता है। अगली न्यूज़ हमारी यमुना नदी से रिलेटेड। यमुना नदी का बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो यमुना नदी पर में पाया गया है। तो वो जनरल साइंस की दृष्टि से हमारा अमोनिया इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी की दृष्टि से यमुना नदी इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, आपको पता ही होगा। उत्पत्ति इसकी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मसूरी रेंज में बंदरपूछ चोटी से निकलती है, या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ चोटी में। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम में गंगा से मिलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये कहाँ से निकलती हैं? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। विंध्य और सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं नदियां। और इसके बाद सोन है। देखिए ये क्रम वेस्ट टू ईस्ट भी है। वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें इन चारों नदियों का क्रम, तो वेस्ट टू ईस्ट क्रम भी यही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इसके बाद आ जाती है सोन, जो कि आपसे डायरेक्ट गंगा नदी से मिल जाती है। और बाकी ये चारों यमुना नदी से मिलने के बाद यमुना गंगा से मिल जाती है। अगली न्यूज है हमारी गेलापागोस आइलैंड। तो अभी गेलापागोस आइलैंड किस लिए न्यूज में था? क्योंकि गेलापागोस आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में स्थित है और इक्वाडोर का पार्ट है, इक्वाडोर की टेरिटरी का पार्ट है। तो यहाँ पर चाइना की कुछ बोट्स पाई गई मछलियां पकड़ती हुई, तो इसलिए ये न्यूज में था पिछले साल। तो ये द्वीप प्रशांत महासागर में है। प्रशासनिक रूप से इक्वाडोर का एक प्रांत है। इसका गठन कब हुआ था? द्वीपों का निर्माण 3 टेक्टोनिक प्लेटों, नज़्का प्लेट, जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, आपने 11वीं क्लास एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में, नज़्का प्लेट, काकोस और प्रशांत प्लेट के मिलन बिंदु पर इन गेलापागोस आइलैंड का निर्माण हुआ है। ये 3 प्रमुख प्रशांत धाराओं के मिलन बिंदु पर स्थित है। इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। 1978 में गेलापागोस आइलैंड को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसका महत्व क्या है? द्वीपों में बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियां यानी कि यहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज पाई जाती हैं, मछलियों की और अदर स्पीशीज की। यहाँ पर लैंड इग्वाना, एक विशाल कछुए की प्रजाति पाई जाती है। ये आपका एनवायरनमेंट का और इकोलॉजी का भी पार्ट हो सकता है। तो इसी तरह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसी के संदर्भ में हम हम्बोल्ट धारा भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हम्बोल्ट धारा के मिलन स्तर पर ये गेलापागोस आइलैंड पाया जाता है। तो हम्बोल्ट धारा, जिसे पेरुवन करंट भी कहा जाता है, ये ठंडी, कम लवणता वाली यानी कि लेस डेंसिटी वाली महासागरीय ओशनिक करंट है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यानी कि पैसिफिक ओशियन के पूर्वी तट पर पाई जाती है, बहती है और उत्तर की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। आप ये देख सकते हैं हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट धारा अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है और यह हमारे यहाँ के मौसम से भी जुड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ के मानसून सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। पेरू करंट आपकी हमारे इंडियन मानसून से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया भर में कुल समुद्री मछली पकड़ने का लगभग 18 से 20% हिस्सा यहीं से ही आता है, यानी कि हम्बोल्ट करंट के ही माध्यम से, यानी कि इसी रीजन में, पैसिफिक ओशन की इसी रीजन से जितनी भी दुनिया की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसमें से 18 से 20% हिस्सा यहीं की मछलियों का होता है। अगली न्यूज़ है हमारी अगत्ती द्वीप, अगत्ती आइलैंड। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दक्षिणी पीठ ने लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। अभी हाल ही में लक्षद्वीप आइलैंड पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नारियल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है। अब यहाँ पर कुछ अगत्ती आइलैंड के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्थान इसका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, यानी कि ये लक्षद्वीप की टेरिटरी का हिस्सा है, लक्षद्वीप आइलैंड का हिस्सा है ये अगत्ती द्वीप। ये कोची से 459 किलोमीटर दूर स्थित है और कावारत्ती द्वीप के पश्चिम में स्थित है। कावारत्ती द्वीप ये जो देख रहे हैं इसके पश्चिम में ये अगत्ती द्वीप है, अगत्ती आइलैंड है, अगत्ती आइलैंड है ये वाला, और यहाँ आपका कावारत्ती द्वीप है। द्वीप का लेगून क्षेत्र प्रवाल वृद्धि और लेगून में बहुरंगी प्रवाल मछलियों का आवास है। अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है इस क्षेत्र में, और मिनिकाय के अतिरिक्त मछली के अतिरिक्त शायद एकमात्र द्वीप है, यानी कि मिनिकाय के अलावा एकमात्र द्वीप है जहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मछली पालन पर, मत्स्य पालन पर डिपेंड है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इसमें इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसमें अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली न्यूज़ है हमारी बरकाह परमाणु संयंत्र। ये यूएई द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला, यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला गल्फ कंट्रीज का यानी कि आपकी अरब वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। तो यहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी का क्या नाम रखा गया है? बरकाह। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्थिति पर्शियन गल्फ के अंदर इसकी स्थिति है। परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन और अरब विश्व का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो ये छोटी सी न्यूज थी। अगली न्यूज है हमारी मेघना घाट संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र, मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, रिलायंस बांग्लादेश ने एलएनजी एंड पावर लिमिटेड के साथ $200 मिलियन का वित्त पोषण सौदा हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बांग्लादेश में 718 मेगावाट संयुक्त चक्र गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र का निर्माण और संचालन करना है। तो ये किसके साथ किया गया है? ये जो सौदा हुआ है, डील हुई है, ये बांग्लादेश में हुई है। और बांग्लादेश में किसके साथ? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड के द्वारा की गई है। इसका स्थान क्या है? ढाका के निकट नारायणगंज जिले में मेघना घाट में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि पर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अब देख लेते हैं संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र क्या होता है, यानी कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट किसे कहते हैं? ये संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र बिजली उत्पादन का एक अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीका है। ये क्या करता है? इसमें ईंधन से 50% जो भी ईंधन यूज किया जाता है, जैसे कि पारंपरिक बिजली उत्पादन में जो ईंधन यूज किया जाता है, उस ईंधन से बचने वाली बिजली से 50% अधिक बिजली का उत्पादन करने के लिए ये कैपेबल होता है। क्योंकि इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है उस ईंधन को तो यूज किया ही जाता है उत्पादन के लिए, लेकिन उस ईंधन से के जलने के बाद, दहन के बाद जो धुआं निकलता है, जो भाप निकलती है, उस भाप को भी दोबारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसीलिए इसको कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहा जाता है। ये कोयले और तेल जैसे पर्यावरण के लिए हानिकारक और महंगे ईंधन की हिस्सेदारी को कम करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है हमारी पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना। इस न्यूज को हमने ईपीएफओ की करंट में भी कवर कराया था। ये प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का शुभारंभ किया। अब ये क्या है? ये 2300 किलोमीटर की अंडर सी केबल है, यानी कि समुद्र के नीचे ये केबल बिछाई गई है अंडमान निकोबार से हमारे मेनलैंड इंडिया तक। अब मेनलैंड इंडिया में कहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है? ये चेन्नई से कनेक्ट है और चेन्नई से लेकर कहाँ तक बिछाई गई है? पोर्ट ब्लेयर तक। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और 7 अन्य द्वीपों को इससे जोड़ा गया है। पोर्ट ब्लेयर के अलावा 7 अलग और द्वीपों को इसको जोड़ा गया है, जिसमें स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता था पहले, लॉन्ग आइलैंड, रंगात, हटबे, छोटा अंडमान, कोमाटा, कार निकोबार और कैंपबेल बे, ग्रेट निकोबार में ये बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। तो ये परियोजना हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से और ज्योग्राफी की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसकी फंडिंग वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया है? संचार मंत्रालय के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसको केंद्र सरकार द्वारा कनेक्टिविटी परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे हम। इसका कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा, BSNL, और दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, TCIL जो है। TCIL कौन है? इसमें तकनीकी सलाहकार है, यानी कि टेक्निकल एडवाइजर का काम करेगा। इसका महत्व क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। अब इसमें फाइबर का एक बड़ा हिस्सा NEC कॉर्पोरेशन जापान से प्राप्त किया जा रहा है, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है? वो जापान की एक कंपनी NEC कॉर्पोरेशन द्वारा दी जा रही है। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसे 2002 में स्थापित किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे वैधानिक दर्जा, यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको किसके तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। इसका उद्देश्य विश्वसनीय सर्वव्यापी दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी ढंग से जुड़े रहने के कारण ग्रामीण भारतीयों को उसको इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं प्रदान करना। अगली न्यूज है हमारी कैनेडियन आर्कटिक या मिलने आइस शेल्फ। तो ये कनाडा के अंदर एक आइस शेल्फ है, यानी कि हिमखंड है। उस हिमखंड का नाम क्या है? आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मिलने आइस शेल्फ, जैसे कि रोज आइलैंड या रोज आइस शेल्फ न्यूज में था, या अंटार्कटिक महासागर में था। अंटार्कटिक महासागर में ये भी जलवायु प्रदूषण की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका बहुत बड़ा हिस्सा पिघल रहा था, इस वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। इसी तरह से ये भी कैनेडियन आर्कटिक में मिलने वाला हिस्सा जो है मिलने आइस शेल्फ का, मिलने आइस शेल्फ इसका नाम है। ये कहाँ पर पाया जाता है? मिलने आइस शेल्फ, ये कनाडा के अंदर पाया जाता है, कैनेडियन रीजन का भाग है। तो इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिलने आइस शेल्फ किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये कनाडा के अंतर्गत पाया जाता है, कनाडा का हिस्सा है। पूर्व एलिस मेरे आइस शेल्फ का एक टुकड़ा है, कनाडा के नूनावुत में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये कैनेडियन रीजन के अंदर आता है, ये ग्रीनलैंड से लगा हुआ रीजन है।
आर्कटिक महासागर में दूसरा सबसे बड़ा आइस शेल्फ है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह के फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि यह आर्कटिक महासागर का दूसरा सबसे बड़ा शेल्फ है और एल्समेरे द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। यानी कि एल्समेरे जो आइलैंड है, एल्समेरे आइलैंड के उत्तर पश्चिमी तट पर ये स्थित है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। तो ये आपकी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आइस शेल्फ है ये बहुत तेजी से पिघल रही है, इसलिए न्यूज़ में है। अगली न्यूज़ है हमारी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? ये भारत ने मालदीव के लिए कनेक्टिविटी उपायों की घोषणा की है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव पॉलिटिकल इशू की वजह से भी चर्चा में रहा है पिछले साल। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत के वहाँ पर जो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, प्रोजेक्ट जो शुरू किए जा रहे हैं, उसमें भारत जो योगदान दे रहा है, इस वजह से भी ये इंटरनेशनल अफेयर्स का भी पार्ट है और साथ ही ज्योग्राफी का भी पार्ट है। अब माले को गुलफिलाहू बंदरगाह और थिलाफूशी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की पुल परियोजना है। ये कौन सी परियोजना है? ये एक ब्रिज प्रोजेक्ट है जो किसे जोड़ेगा? ये माले के अंतर्गत। ये माले कौन है? मालदीव्स की राजधानी है। माले मालदीव्स की राजधानी, कैपिटल है। तो यहाँ पर गुलफालहू बंदरगाह और थिलाफूशी औद्योगिक क्षेत्र से पुल परियोजना है। पुल के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। अब इसमें क्या कर रहा है भारत? $400 मिलियन का इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा $100 मिलियन का अनुदान यानी कि ग्रांट भी दिया जा रहा है। अब जो ग्रांट है, ग्रांट जब किसी देश को दिया जाता है तो वो देश उसको वापस नहीं लौटाता, यानी कि एक तरह से ये प्रोत्साहन राशि होती है। यानी कि एक तरह से ये मान सकते हैं कि इसको लौटाया नहीं जाएगा। यानी कि ये मालदीव जो है इस $100 मिलियन की राशि को नहीं लौटाएगा, इंडिया को नहीं लौटाएगा। लेकिन ये जो $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस पर इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन इसका तरीका ये होता है, अगर मान लीजिए $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है मालदीव को इंडिया के द्वारा, इसमें से अभी मालदीव ने अगर $100 मिलियन मांग लिए तो $100 मिलियन पर ही भारत इस पर लोन प्राप्त करेगा। यानी कि इंटरेस्ट जो लगेगा $100 मिलियन पर ही लगेगा, बाकी जो $300 मिलियन हैं वह भी भारत के पास ही रहेंगे। अब मान लीजिए मालदीव्स को $100 मिलियन की और आवश्यकता पड़ जाती है, तो अब $100 मिलियन और रिलीज कर दिए जाएंगे भारत के द्वारा मालदीव्स को। तो अब टोटल $200 मिलियन पर मालदीव्स पर लोन इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यानी कि अब जो भारत है, भारत पूरे $200 मिलियन पर इंटरेस्ट इस पर लगाएगा। तो इस तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट इशू की जाती है। अब इसमें कुछ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस परियोजना के अंदर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर कई सेवाएं हैं, जैसे कि कार्गो फेरी सेवा। इसमें व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है। एयर ट्रेवल बबल, ये भारत दोनों देशों के बीच लोगों को संबंध को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए ये हवाई संपर्क शुरू कर रहा है। इसके जरिए एक हवाई संपर्क शुरू किया जाएगा। और पनडुब्बी केबल, सबमरीन केबल, ये समुद्र और समुद्र के हिस्सों में दूर संचार संकेतों को ले जाने के लिए भूमि आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर बिछाई गई एक संचार केबल है। यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो भारत द्वारा मालदीव्स को प्रदान किया जा रहा है। उसमें ये कार्गो फेरी सर्विस भी शुरू की जा रही है। इससे क्या होगा? ये व्यापार को बढ़ावा देगी, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देगी, ट्रेड एंड कॉमर्स को। और दूसरी है एयर ट्रेवल बबल, ये क्या करेगी? ये हवाई सेवा प्रदान करेगी। और तीसरी है पनडुब्बी केबल। पनडुब्बी केबल क्या करेगी? ये कनेक्टिविटी, जो डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो तीनों तरह से भारत मालदीव्स की मदद कर रहा है। अगली न्यूज है भातभूत परियोजना। भातभूत परियोजना क्या है? ये गुजरात सरकार ने दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक बैराज परियोजना को शुरू किया है। तो ये क्या है? इसका स्थान ये नर्मदा नदी के पार स्थित है। ये आप देख सकते हैं इसका मैप। इस पर कल्सपार डैम बनाया जा रहा है, अलादार से तालाब तक। ये भातभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर है। खंबात की खाड़ी में बहती है। परियोजना वृहद कल्सपार परियोजना का हिस्सा है, जिसमें भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध का निर्माण शामिल है। तो ये खंबात की खाड़ी में बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं भातभूत परियोजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। इसका उद्देश्य क्या है? बैराज सरदार सरोवर बांध से बहने वाले अधिकांश अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचने से रोकना। यानी कि जो बैराज है, वहां से जो पीने का पानी जो है, जो बह जाता है और समुद्र में मिल जाता है, अरेबियन सी में मिल जाता है, उस पानी को बहने से रोकना और उस पानी को पीने के लिए उपलब्ध कराना, ये इस बांध का उद्देश्य है। जो 600 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी को मीठे पानी की झील बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, पीने के पानी की। लवणता के प्रवेश को रोकना, यानी कि यहाँ पर जो सैलिनिटी
जो खाड़ियों की सैलिनिटी पानी में प्रवेश कर जाती है उस सैलिनिटी को रोकना भी इस बांध का उद्देश्य है। तो यह हमारी आज की न्यूज़ थी। अगला हमारा 5 बजे एक लेक्चर आएगा जिसमें हम अगला अपनी रिपोर्ट और इंडाइसिस के अगले लेक्चर को देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे रिपोर्ट और इंडाइसिस का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।